वो बलून अभी और ज्यादा बड़ा होता जा रहा था। पता नहीं उसमें इतनी हवा और इसके साथ ही इतनी इलास्टिसिटी कहां से आती जा रही थी। वो एक पल को कभी छोटा तो दूसरे ही पल बड़ा होता जा रहा था। लेकिन अब तक सिद्धार्थ उसके बाहर नहीं निकल पाया था। थोड़ी ही देर बाद सिद्धार्थ ने देखा कि कुछ अजीब से जानवर उस बुलबुले में से अपने आप पैदा होने लगे। सिद्धार्थ पहले से ही हैरान था कि आखिर पूरी तरह से बंद वो गुब्बारे में हवा कहां से आ रही थी, और अब ऊपर से उसके सामने वो अजीब तरह के जानवर। सिद्धार्थ अपनी कमर कस चुका था। जैसे ही उन जानवरों ने हमला करना शुरू किया, सिद्धार्थ भी अपने खंजर से उन्हें जवाब देने लगा। काली और चितकबरी बिल्ली की तरह दिखाई दे रहे वे जानवर साइज में बिल्ली से बड़े थे और उनके दांत भी काफी नुकीले थे। सिद्धार्थ को जहां जहां पर उन जानवरों के नाखूनों से चोट लगी थी, वहां वहां पर उसे बहुत ज्यादा जलन होने लगी। लेकिन अच्छी बात तो ये थी कि वक्त रहते उसने उन सारे जानवरों का खात्मा कर दिया था। जब उनका खून बहने लगा तो उनके खून के कारण थोड़ी ही देर में वो पूरा गुब्बारा अपने आप फट गया और अगले ही पल गायब हो गया। शायद यह सिद्धार्थ का एक और इम्तिहान था और सिद्धार्थ उसमें पास हो गया था। रात के लगभग 11:30 का वक्त हो रहा था। बुरी आत्माओं की ताकत बढ़ती जा रही थी। उस घुटन भरे गुब्बारे से बाहर निकलने के बाद सिद्धार्थ ने थोड़ी चैन की सांस ली और आगे बढ़ने लगा। आगे जाने के लिए उसे साफ साफ रास्ता कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए। न तो उसके पास पहुंचने के लिए कोई एग्जैक्ट लोकेशन थी और न ही हाथ में कोई मैप। वो बस यूं ही अपने मन की सुनते हुए दाहिनी तरफ दिखाई दे रही एक पगडंडी पर आगे बढ़ने लगा। अभी वो जिस तरफ आगे बढ़ गया था वहां उसे कुछ अजीब नहीं दिखाई दिया। शायद उस तरफ चलते चलते वो मायावी जंगल से बाहर निकलकर दूसरे जंगल तक पहुंच गया था। उसने फिर वापसी का रास्ता इख्तियार किया और अब की बार लेफ्ट साइड पर टर्न होकर वो आगे बढ़ने लगा। न जाने क्यों उसे लग रहा था जैसे उसके साथ कोई चल रहा है। मशाल थामे हुए बड़ी सावधानी से चप्पे चप्पे पर नजर गड़ाकर वो आगे बढ़ता जा रहा था। लेकिन जब भी कहीं पत्तों की सरसराहट की आवाज होती तो सिद्धार्थ के दिल की धड़कन बढ़ जाती थी। हर कदम पर उसके पैरों की आवाज के साथ किसी दूसरे के भी पैरों की आवाज आ रही थी। सिद्धार्थ पूरी तरह खबरदार था और वो जानता था कि कोई बुरी आत्मा उसे आगे बढ़ने से रोकना चाहती थी। आगे बढ़ते हुए उसे एक सांप की बांबी दिखाई दी जो कि बहुत बड़ी थी। वहां से गुजरकर वो जैसे ही निकलने लगा, अचानक उसके पैरों में कुछ फंसा। उसने जब मशाल नीचे झुकाया और देखा तो मानो डर के मारे एक पल को उसका दिल धड़कना ही बंद हो गया। वहां पर एक बहुत बड़े सांप की केचुली पड़ी हुई थी और वो सिद्धार्थ के पैरों में फंस गई थी। सिद्धार्थ ने लंबी गहरी सांस ली और पास ही पड़ी एक लकड़ी उठाकर उस सांप की केचुली को एक तरफ कर दिया। उसके चलने की आहट से जंगली जानवर इधर उधर भागने लगे। अब की बार सिद्धार्थ की नजर एक बहुत ही सुंदर फूल की तरफ पड़ी। उस फूल में एक अजीब सी कशिश थी। उस फूल से गुलाबी रोशनी निकल रही थी और उसकी एक बहुत प्यारी खुशबू सिद्धार्थ को अपनी तरफ खींच रही थी, जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था। रात के वक्त भी उस फूल के ऊपर भंवरे और तितलियां मंडरा रही थी। सिद्धार्थ के पास वक्त बहुत कम था, लेकिन वो खुद को उस रहस्यमय फूल के पास जाने से नहीं रोक पाया। लेकिन जैसे ही वो उस फूल के पास गया, वो फूल अपने आप तुरंत मुरझा गया। ऐसा लगा जैसे वो फूल छूने की पत्तियों की तरह हो, जिसे छूते ही वो मुरझा जाए। लेकिन अभी तो सिद्धार्थ उस फूल से लगभग 10 फीट की दूरी पर था। तो फिर ऐसा क्या हो गया? जैसे ही सिद्धार्थ उस फूल को अनदेखा करके आगे बढ़ने लगा, अचानक उस फूल से चीखने की आवाज सुनाई दी। इतनी खतरनाक चीख, वो भी एक फूल से। वो जैसे ही वापस उस फूल की तरफ मुड़ा, उसने देखा कि वो फूल एक खतरनाक भूत में बदल गया था और अपने बदसूरत चेहरे से लार टपका रहा था। इस तरह के भूतों से निपटना बहुत आसान था।
सिद्धार्थ ने सिर्फ अभिमंत्रित जल का छिड़काव किया और वो भूत गायब हो गए। वो उसी रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। थोड़ी दूर जाने पर उसे ऐसा लगा जैसे झाड़ियों में कोई जानवर छुपने की कोशिश कर रहा है। वो एक बड़ा और बहुत ही खतरनाक सांप था जिसकी पूंछ सिद्धार्थ को दिखी थी। इतने बड़े जंगल में इस तरह से सांप का दिखाई देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। लगता है मुझे जो पहले केचुली दिखाई दी थी वो किसी ऐसे ही सांप की रही होगी। ये सोचते हुए सिद्धार्थ आगे बढ़ने लगा। अब की बार उसके साथ जो हुआ वो सचमुच बहुत खतरनाक था। अचानक चारों तरफ से बड़े बड़े काले सांपों ने उसे घेर लिया। सिद्धार्थ ने मशाल से सांपों को भगाने की कोशिश की तो वो सांप गुस्से से फुफकारने लगे। उनमें से कुछ सांपों की तो मूछें तक साफ साफ दिखाई देने लगी थी। इसका मतलब ये कहा जा सकता था कि वो सांप लगभग 100 साल की उम्र पार कर चुके थे। तो क्या ऐसे सांपों के पास मणि होती है? और क्या सिद्धार्थ को यहां से कोई मणि मिलने वाली थी? कौन जाने आगे क्या होने वाला था। एक एक करके वो सांप अपने बड़े बड़े फनों से सिद्धार्थ के आसपास की जमीन को डसने लगे। अब तक तो वो खुशकिस्मत था कि आग की वजह से वे सांप उससे दूरी बनाए हुए थे, लेकिन ऐसा वो कितनी देर कर सकता था? उसे कुछ न कुछ तो करना ही था। लेकिन ये कोई भूत नहीं थे, वे थे जहरीले सांप, जहरीले काले। एक दो नहीं बल्कि साथ साथ। वहां के जमीन पर पड़े पत्तों पर आग लगाने के अलावा सिद्धार्थ के पास कोई दूसरा चारा नहीं रह गया था। उसने तुरंत मशाल नीचे रखकर चारों तरफ घुमा दी और थोड़ी ही देर में वो सांप दिखाई देने बंद हो गए। जैसे ही वे सांप वहां से भागे, सिद्धार्थ को आगे बढ़ने का मौका मिल गया। अब क्योंकि उसका रास्ता रोका गया था, इसीलिए सिद्धार्थ को लग रहा था कि वो सही रास्ते पर था। लेकिन उसे अब तक उस शैतान का कोई राज पता नहीं चला था। जहां पर उसने अभी हाल में ही आग लगाई थी, उससे सिद्धार्थ अभी बस 200 मीटर की ही दूरी पर पहुंचा था कि अचानक उस अंधियारे में एक अजीब सा नेचुरल म्यूजिक बजने लगा। उसके दिल को सुकून पहुंचाने से ज्यादा बेचैनी बढ़ाने वाला संगीत था। उस म्यूजिक को सुनने के बाद वे सारे के सारे सांप नाचने लगे। उनको इस तरह लहराते हुए देखकर सिद्धार्थ की जगह अगर हम में से कोई रहा होता तो शायद डर के मारे ही बेसूध हो गया होता। लेकिन सिद्धार्थ ने हिम्मत बनाए रखी। ऐसे ही नाचते हुए सारे सांप एक दूसरे के नजदीक आने लगे। ऐसी गुत्थी हुई रस्सी की तरह वे सभी एक दूसरे से लिपटने लगे। थोड़ी देर तक ऐसे ही चलते रहा और लगभग 2 मिनट के अंदर वे एक हो गए। हाँ, वे सारे सांप मिलकर एक हो गए। ये देखकर सिद्धार्थ के पसीने छूट गए। अब ये क्या मुसीबत है? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तो ना कभी देखा ना कभी सुना। ये मायावी जंगल तो सचमुच अजीब से भी ज्यादा अजीब है, सिद्धार्थ ने अपने मन में कहा। उसका इतना सोचना भर था कि अगले ही पल वो सांप एक बेहद खूबसूरत औरत में तब्दील हो गया। तो क्या वो एक इच्छाधारी नागिन थी? हाँ, वो एक नागिन ही थी। अभी वो जितनी खूबसूरत लग रही थी, उसके बाद सिद्धार्थ अपनी आंखें उससे हटा ही नहीं पा रहा था। जीती जागती मौत सामने खड़ी थी और सिद्धार्थ उसे गले लगा लेना चाहता था। वो उसके हुस्न में डूब जाना चाहता था। तो क्या यह सचमुच सिद्धार्थ की कमजोरी की वजह से हो रहा था? क्या उस नागिन का जहर कुछ इस तरह से काम कर रहा था? इस बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता था। सिद्धार्थ इससे पहले भी फिसल चुका था और तब भी उसे एक पिशाचनी का जादू ही मान लिया गया था। सिद्धार्थ, न जाने कब से मैं तुम्हारे प्यार की प्यासी हूं। सदियों से तुम्हारा यहां इंतजार कर रही हूं। हर जन्म में तुम मेरे होकर भी मेरे नहीं हो पाए, लेकिन आज की रात हमारे मिलन की रात होगी। मुझे पूरा यकीन है तुम मुझसे दूर नहीं जाओगे। उस जहरीली नागिन ने मदहोश कर देने वाली अपनी सुरीली आवाज में कहा। तुम इतनी खूबसूरत हो, फिर भी तुम यहां इस जंगल में क्या कर रही हो? तुम्हें तो किसी आलिशान बंगले में होना चाहिए। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम इस जगह में मेरा इंतजार कर रही हो। मुझ में ऐसा क्या है जो तुम्हारी तरह एक खूबसूरत बला मेरा इंतजार करेगी? सिद्धार्थ ने उस इच्छाधारी नागिन से कहा।
लेकिन सिद्धार्थ को यह सब कहने का मतलब क्या था? क्या वो सचमुच उस नागिन से यह बात पूछ रहा था या किसी भी तरह से उससे यह राज उगलवाने की कोशिश कर रहा था? अब तक सिद्धार्थ और वो नागिन जो बातें कर रहे थे वो सिर्फ बातों तक ही लिमिटेड नहीं रह गया था। जिस तरह से वो दोनों आंखों में आंखें डालकर बातें कर रहे थे उससे कहीं ना कहीं तो सिद्धार्थ के मन में भी लड्डू फूटने लगे थे। उस नागिन ने आगे बढ़कर सिद्धार्थ को गले लगा लिया। हैरानी की बात यह नहीं थी, हैरानी की बात तो ये थी कि सिद्धार्थ भी उससे ऐसे लिपट गया जैसे वो खुद भी कोई नाग हो। तो क्या यही सच था? क्या सिद्धार्थ और उस नागिन के बीच सचमुच संभोग होने वाला था, या ये सिद्धार्थ की कोई सोची समझी चाल थी? सिद्धार्थ बेवकूफी में वक्त जाया नहीं कर सकता था। क्या ये सब कुछ उसकी मर्जी से हो रहा था या उस नागिन के जादू की वजह से? जानने के लिए सुनते रहिए। सिद्धार्थ उस नागिन के गले लगकर उसे ऐसा एहसास दिलाने लगा जैसे वो सचमुच उसके झांसे में आ गया हो। हाँ, सच भी यही था कि इससे पहले सिद्धार्थ एक बार जरूर फिसला था, लेकिन इस बार सिद्धार्थ सब कुछ जानबूझकर कर रहा था। वो उस बलखती हुई नागिन की जुल्फों से खेलने लगा। वो इस बात को जानता था कि चाहे वो कुछ भी कर ले वो नागिन उस पर हमला नहीं करेगी। इसीलिए उसके साथ प्यार का नाटक करने लगा। जहां एक तरफ वो नागिन ये समझ रही थी कि सिद्धार्थ उसके प्यार के नशे में सब कुछ भूलते जा रहा है, वहीं सिद्धार्थ उसे बेवकूफ बनाकर धीरे धीरे उसके वीरानगढ़ और शैतान के राज उगलवाने की कोशिश कर रहा था। एक इच्छाधारी नागिन इतनी खूबसूरत हो सकती है? अगर मुझे ये पहले पता होता तो मैं कभी भी इंसानी दुनिया से इतना दिल ही नहीं लगाया होता। तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिली? सिद्धार्थ ने उस नागिन से पूछा। ऐसा नहीं था कि सिद्धार्थ सिर्फ नागिन से राज उगलवाने के लिए सब कुछ कर रहा था। एक सच्चाई ये भी थी कि अगर वो इच्छाधारी नागिन थी और इतने सालों से उस मायावी जंगल में घूमते रही थी तो इसका मतलब ये था कि उसकी ताकत की कोई सीमा नहीं रह गई थी और सिद्धार्थ उसके आगे बेबस होता जा रहा था। उसके जहर का सिद्धार्थ के पास कोई तोड़ नहीं था। मायावी जंगल एक ऐसी जगह थी जहां पर हवेली के शैतान का असर ना के बराबर था और सिद्धार्थ वहां पर तभी तक आसानी से जिंदा रह सकता था जब तक उस नागिन की तरह वहां के अनोखे मायावी जीव उसका साथ देते। सिद्धार्थ की तरह खूबसूरत और स्मार्ट लड़के को देखकर उस नागिन का मन इस तरह से वासना से भर गया था कि वो चाहकर भी सिद्धार्थ का कुछ भी बुरा नहीं कर सकती थी। आसमान में चांद की रोशनी अचानक बढ़ने लगी और इससे भी अजीब बात तो ये थी कि वो बिल्कुल सिद्धार्थ और उस नागिन के सिर पर दिखाई देने लगा। सिद्धार्थ के साथ ट्रेजेडी हो रही थी और वही मायावी जंगल का एटमॉस्फेयर रोमांटिक होते जा रहा था। सिद्धार्थ अपनी लिमिट जानता था और वो ज्यादा से ज्यादा उस नागिन को बातों में लगाए रखा था। अगर सच कहूं तो मैंने आज तक कभी भी तुम्हारी जितनी खूबसूरती नहीं देखी। तुम इस जंगल में रहती हो, तुम्हें तो स्वर्ग में होना चाहिए। सारी अप्सराएं भी तुम्हें देखकर जलने लगेगी। सिद्धार्थ चढ़ा बढ़ाकर उस नागिन की तारीफ करने लगा। मुझे तुमसे मिलने के बाद अपने नागिन होने का बिल्कुल भी अफसोस नहीं रह गया। तुम्हें पता है तुम्हें देखकर मुझे क्या ख्याल आया? उस नागिन ने सिद्धार्थ से पूछा। नहीं नहीं, मुझे कैसे पता होगा, बताओ अभी तो पता चले। सिद्धार्थ ने जवाब में कहा, मैं हमेशा के लिए तुम्हें अपना बनाकर तुम्हारे साथ ही अपनी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी आसानी से मेरी जिंदगी का हिस्सा बन जाओगे। यहाँ देखो, इस मायावी जंगल को अच्छी तरह देख लो। यहाँ शायद ही ऐसी कोई चीज होगी जो मेरी पहुंच से बाहर हो। मैं तुम्हें अपना सब कुछ मान चुकी हूँ और अब चाहती हूँ कि तुम मुझे तुम्हारे ही जैसा एक खूबसूरत बेटा दे दो। मुझे उम्मीद है तुम मुझे निराश नहीं करोगे। उस नागिन ने धीरे से सिद्धार्थ के कानों में कहा। नागिन की प्लानिंग को सुनकर सिद्धार्थ के होश उड़ गए थे। उसे तो सिद्धार्थ की तरह एक बेटा चाहिए था। ये तो एक बहुत बड़ी मुसीबत थी और सिद्धार्थ को इससे निपटने का कोई तरीका नहीं सूझ रहा था। तो क्या वो सचमुच ऐसा कुछ करने वाला था? अभी तो इसका जवाब उसके पास खुद नहीं था। उसके दिल की धड़कन बढ़ने लगी। नागिन ने सिद्धार्थ की शर्ट की बटन खोलनी शुरू कर दी
और वो लहराते हुए उसे चूमने लगी। उसके ऐसा करने से सिद्धार्थ के अंदर भी हलचल होने लगी, लेकिन वो फिर भी अपने आप को काबू करने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जो आज से पहले सिद्धार्थ ने कभी नहीं देखा था। अब तक जो चांद की रोशनी सब तरफ फैल रही थी, वो एक जगह सेंटर्ड होकर सिर्फ और सिर्फ उन दोनों पर किसी स्पॉटलाइट की तरह पड़ने लगी। अब तक जो म्यूजिक वहां बज रहा था वो और भी ज्यादा लाउड हो गया। बहुत ही मंद मंद हवा चलने लगी। रात रानी के फूलों की खुशबू सब तरफ फैलने लगी। अचानक चारों तरफ बहुत से खूबसूरत फ्लावरी प्लांट्स और क्रीपर्स दिखाई देने लगे। हर सिंगार के फूलों की बारिश होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे सिद्धार्थ के मन को अनस्टेबल करने के लिए लव गॉड अपने बाण चला रहे थे। जहां एक तरफ सिद्धार्थ उस नागिन से खुद को बचाकर शैतान से निपटने का कोई उपाय खोजने में लगा हुआ था, वहीं दूसरी तरफ गेस्ट हाउस में इतनी रात गए गौरी और उसके पिता के बीच बहस होने लगी थी। गौरी ने अपने डैडी से कहा कि अब बहुत हो चुका, अब तक वो उनकी सारी बातें मानते आई है और एक अच्छी बेटी की तरह उसने कभी उनसे बहस भी नहीं की। लेकिन सिद्धार्थ एक अच्छा लड़का है और वो उसकी मदद करते आया है और फिर उसे सिद्धार्थ से दूर रहने को कहा जा रहा था, जिसे कारण जाने बिना वो और ज्यादा बर्दाश्त नहीं करने वाली थी। दोनों बाप बेटी के बीच कहा सुनी और बहस बढ़ती ही जा रही थी। मिस्टर बजाज सिद्धार्थ से गौरी को दूर रखने की कोई भी वजह बताने को तैयार नहीं थे और गौरी अब सिद्धार्थ के साथ रहने पर अड़ गई थी। गौरी ने आज तक अपने पापा से इतनी ज्यादा बदतमीजी शायद ही कभी की थी। मिस्टर बजाज इसे बगावत समझ रहे थे, लेकिन गौरी ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी। वो उन्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब वो सिद्धार्थ को इस तरह से अकेले परेशान होते हुए भी नहीं देखना चाहती थी। गौरी, मैंने तुमसे एक बार कह दिया, तुम्हें सिद्धार्थ से दूर रहना होगा। इसका मतलब है तुम्हें उससे दूर ही रहना होगा, बस। मुझे उसके इरादे ठीक नहीं लगते और एक बाप होने के नाते मैं अपनी बेटी को इस तरह से बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। मिस्टर बजाज ने गौरी को फटकार लगाते हुए कहा, डैडी, आपका क्या मतलब है? सिद्धार्थ ऐसा क्या कर रहा है जिससे आपकी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी? क्या आपको अपनी बेटी पर भी यकीन नहीं रह गया? आपकी सोच को क्या हो गया है? मैंने अब से पहले आपसे ये सब कुछ नहीं कहा, लेकिन अब मैं आपसे ये कह रही हूँ कि सिद्धार्थ से मैं प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे प्यार करता है। जैसे उसके पेरेंट्स वापस आ जाएंगे, हम दोनों शादी करके साथ रहने लग जाएंगे। गौरी ने अपने डैडी से कहा, यह सब जानते हुए कि सिद्धार्थ उस पिशाचनी के साथ क्या किया था, इसके बावजूद भी पर तुम्हारी आंखों पर उसके प्यार की पट्टी बंधी है ना। गौरी, तुम तो बिल्कुल पागल हो गई हो, मिस्टर बजाज ने गौरी से कहा। गौरी के मुंह से यह शादी वाली बात सुनने के बाद मिस्टर बजाज बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए और बस वो गौरी पर हाथ उठाने ही वाले थे कि अचानक उन्हें बाहर बहुत से सियारों के रोने और कुत्तों के जोर जोर से भौंकने की आवाजें आने लगी। बूढ़े बाबा, मिस्टर बजाज, गौरी और दयाल सब के सब अपने कमरों से बाहर निकल आए। मायावी जंगल में आसमान की तरफ से जो ये नजारा दिखाई दे रहा था, सबकी नजर उस पर ही थी। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से रोशनी का कोई झरना धरती पर बहने लगा हो। रात के वक्त इतनी ज्यादा रोशनी दिखाई देने से बहुत से पक्षी परेशान हो गए और वे इधर उधर उड़ने लगे थे। उनके पंखों से जो आवाज हो रही थी उसे भी साफ साफ सुना जा सकता था। थोड़ी देर तक ऐसे ही उथल पुथल जारी रही। वहां इस चीज को देखकर गौरी परेशान होने लगी। वहीं जब उसने बूढ़े बाबा से पूछा कि ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा और उन्होंने यूं ही मुस्कुराकर बात टाल दी। बूढ़े बाबा को छोड़कर कोई भी नहीं जानता था कि वहां जो कुछ भी हो रहा था उसमें सिद्धार्थ की भी इन्वॉल्वमेंट थी। तो क्या बूढ़े बाबा आसमान से हो रही उस रोशनी की बारिश के रहस्य को भी जानते थे? इसके बारे में तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता था। उन्होंने तो खुद सिद्धार्थ को खंडहर भेजा था। अब जब वो दोनों हद से ज्यादा करीब आ गए थे और उनके बीच सारे पर्दे हटने ही वाले थे, तभी अचानक वहां के सारे पेड़ जोर से हिलने लगे। सिद्धार्थ तुरंत अलर्ट हो गया। पहले तो उसे लगा कि जो पक्षी आसमान में उड़ रहे थे उनकी वजह से पेड़ों में हलचल होने लगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। उसे बंदरों के चीखने की आवाज सुनाई देने लगी, लेकिन आसपास कहीं पर भी बंदर नहीं दिखाई दे रहे थे। आसपास की झाड़ियों में भी अचानक बहुत ज्यादा हलचल बढ़ गई। अब तक जो खूबसूरत फूल और फूलों की बेला वहां दिखाई दे रहे थे, कुछ ही देर में वो सब कुछ गायब होने लगा था।
अजीब बात तो ये थी कि जहां सिद्धार्थ परेशान हो रहा था, वहीं वो नागिन अभी भी बस सिद्धार्थ को पैशनेट किस करती जा रही थी। इससे पहले कि सिद्धार्थ कुछ समझ पाता, एक अजीब सा जानवर एक ऊंचे पेड़ से छलांग लगाकर उनके पास लगे एक पेड़ पर पहुंच गया। अब तक वहां जो रोशनी हो रही थी वो अचानक गायब हो गई। ऐसा लगा जैसे रोशनी सिर्फ इन दोनों के मिलन के लिए ही हो रही थी, और जैसे ही वहां पर कोई तीसरा आया, वहां पर सारी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सुपरनैचुरल एक्टिविटीज बंद हो गई। जब ऐसा हुआ तो गुस्से से वो नागिन फुफकारने लगी। उसने सिद्धार्थ को एक पल के लिए छोड़ दिया और सिद्धार्थ भी पीछे हटा। किसने की ये बेवकूफी? किसकी मौत उसे यहाँ ले आई है? मेरे बरसों के इंतजार के बाद ये मिलन की घड़ी आई थी। किसने इसे बर्बाद किया? मेरे सामने आओ। उस नागिन ने गुस्से से हिसिंग साउंड में कहा। नागिन के गुस्से को देखते हुए वो जानवर तुरंत उस पेड़ से छलांग लगाकर नागिन और सिद्धार्थ के सामने आ गया। सिद्धार्थ ने इतना अजीब जानवर कभी नहीं देखा था। वो जानवर बेशर्म की तरह हंसने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो जानवर को उस इच्छाधारी नागिन के गुस्से से जरा भी डर नहीं लगता था। तो क्या वो जानवर सचमुच इतना ताकतवर था? आखिर उसके हंसने के पीछे राज क्या था? क्या वो भी वहां सिद्धार्थ का इंतजार कर रहा था? क्या सिद्धार्थ और उस इच्छाधारी नागिन दोनों की जान खतरे में थी? जानने के लिए सुनते रहिए।